कि हिंदुस्तान की शान है अशफाक व बिस्मिल, दो जिस्म है एक जान है अशफाक व बिस्मिल। उस कौम को बेड़ी कोई पहना नहीं सकता जिस कौम पे कुर्बान है अशफाक व बिस्मिल। जिसकी हर एक धुन में है मिल्लत की रागिनी, उस बांसुरी की तान है अशफाक व बिस्मिल। 9 अगस्त है और 9 अगस्त अवध के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा तारीख़ी दिन है। वो इसलिए कि अवध की रेंज में यहाँ पे काकोरी पड़ता है और काकोरी रेल, जिसको अब काकोरी रेल एक्शन कहा जाता है, कभी काकोरी रेल कांड कहा जाता था, वो एक ऐसा कांड था जिसने बरतानिया हुकूमत को हिला कर रख दिया था। और जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी शौर्य गाथा सुनाई जाती है, पूरी बुंदेलखंड में सुनाई जाती थी, उसी तरीके से जब यहाँ काकोरी रेल कांड की बात होती थी तो जो हम अवधवासी थे उनका जो सीना था वो बहुत गर्व से चौड़ा हो जाता था। हालांकि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हमारे साथ आज वो शख्सियत है जिनका तारुफ कराना तो मतलब जो है चांद को एक जो है रोशनी दिखाने जैसा होगा। बहुत ही मशहूर हैं आप सब के हमारे बहुत चहेते किस्सा गो हिमांशु वाजपेयी जी। हिमांशु भाई, काकोरी की बात होगी और जब भी लखनऊ से जुड़ी हुई कोई बात होती है, आसपास की बात होती है और उसके बारे में कुछ जानने का दिल करता है तो सबसे पहले आपका नाम याद आता है। आपकी मोहब्बत है, आपकी शफ़क़त है और मुझे आपसे बात करना यूँ भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं और जो साझी विरासत, ये शब्द हमें इतना पसंद है कि जब आपका फ़ोन आता है कि कुछ बात करनी है तो हम बहुत इश्तियाक से मतलब उसमें रहते हैं कि भाई परवेज़ भाई से बात करने का मौका मिलेगा। जी जी, तो इसमें थोड़ी सी रोशनी डालिए। तो काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ। तो 9 अगस्त को काकोरी एक्शन डे हम सेलिब्रेट करते हैं और उस शौर्य को सेलिब्रेट करते हैं, उस भावना को सेलिब्रेट करते हैं जिसमें 10 नौजवानों ने दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सियासी पैगाम सीधा सीधा भेजा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए क़ातिल में है। तो जो आपने अपने इंट्रो में कहा वो बात बिल्कुल सच थी कि ये एक ऐसा एक्शन था कि अंग्रेज़ों के होश उड़ गए थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सचमुच में किया जा सकता है। तो वो उसका दिन क्या है मंशू भाई कि बहुत ज़्यादा उस मूवमेंट को चलाने के लिए, क्रांतिकारियों का जो मूवमेंट था उसको चलाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी, उसके लिए कांड किया गया था या हिलाना था बरतानिया हुकूमत को, एक पैगाम देना था? नहीं, देखिए उसका प्राइमरी मकसद तो वही था कि क्रांतिकारी आंदोलन को चलाए रखने के लिए धन की आवश्यकता थी और धन की बहुत कमी थी। यानी बिस्मिल की अगर आप आत्मकथा पढ़ें तो उन्होंने बहुत एक तरीके से दारुण दशा का वर्णन किया है कि क्रांतिकारियों का हाल बहुत ख़राब था। उस क्रांतिकारी आंदोलन, उनके पास जज्बा बहुत था, जज्बे में तो वो मालामाल थे, लेकिन जो एक संसाधनों की ज़रूरत जिस तरह से होती है, पैसे की ज़रूरत जिस तरह से होती है, उसमें बहुत कमी थी। तो काकोरी एक्शन से पहले कुछ डकैतियाँ डाली गई थीं जो कि हिंदुस्तानियों के घर पर थीं, लेकिन उसमें कुछ खास, हाँ, बड़े लोगों के घर पे थी, उसमें कुछ खास पैसा भी हाथ नहीं लगा था और फिर उसमें रिस्क भी ज़्यादा था और एक जगह किसी की हादसाती तौर पर मौत हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने बदनाम बहुत किया था क्रांतिकारियों को। तो बिस्मिल थोड़े मायूस थे, उन्होंने तय कर लिया था कि अब हम हिंदुस्तानियों के घर पे डाका नहीं डालेंगे, बल्कि वो चारबाग में थे किसी वजह से और वहाँ उन्होंने देखा आउट डाउन पैसेंजर में रखे सरकारी ख़जाने को, तो उनको वहाँ से वो विचार आया कि अब हम अंग्रेज़ी प्लॉट वहीं से। तो दूसरा उसमें जो दूसरी वजह वही थी जो आपने कहा कि ज़ाहिर तौर पे जब इतना बड़ा हम एक कदम उठाएंगे तो सीधे तौर पे हम एक स्टेटमेंट है ना, हमारा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है वो इस एक्शन का कि भाई हम अब जो है अब देखना है ज़ोर कितना बाजुए क़ातिल में है। तो वो दोनों ही वजह थी, लेकिन प्राइमरी वजह वही थी कि पैसे इसका नेतृत्व जो है वो बिस्मिल ही कर रहे थे। बिल्कुल। तो कैसे प्लानिंग कैसे क्या हुई थी? तो प्लानिंग तो जैसे बताया कि एक विचार उनके मन में आया, बिस्मिल के मन में, फिर अलग अलग मीटिंग्स हुई जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया। तो उस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग हुई, लोगों ने अपने जो तर्क थे वो प्रस्तुत किए। बहुत सारे लोग पक्ष में थे, कुछ लोग पक्ष में नहीं भी थे। मसलन शुरुआती दौर में अशफाक को शंका थी, तो अशफाक शुरुआती दौर में पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर जैसा कि होता है कोई बड़ा एक्शन जब सब तैयार हो जाते हैं तो फिर ये जी आले थे, इनको क्या है, मतलब ये कमर कस के खड़े हो गए। और उसके बाद फिर अशफाक की जो भूमिका है काकोरी एक्शन में वो हम सब जानते हैं कि किस तरह की ज़बरदस्त भूमिका उन्होंने निभाई। और वो जो एक दोस्ती है अशफाक और बिस्मिल की, वो हमारे लिए मैं ये बात कहता हूँ, बस मैं दास्तान भी सुनाता हूँ काकोरी एक्शन की और दुनिया भर में हमने सुनाई है, मतलब और जहाँ भी सुनाई है लोगों ने बहुत पसंद की है और इसके लिए हमें अवार्ड भी मिला।
मेरा ये कहना है कि हमारे पास आधुनिक दौर में दोस्ती की उससे खूबसूरत मिसाल है ही नहीं। वो अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती जो है वो असल में हिंदुस्तान के माथे का टीका है एक तरीके से। वो इतनी खूबसूरत दोस्ती है कि उसे कोई पढ़े तो दोस्ती पे उसका यकीन बढ़ जाए, हिंदुस्तान पे उसका यकीन बढ़ जाए, इंसानियत में उसका यकीन बढ़ जाए। और जो हमारी संस्कृत रही है बिल्कुल, वो बिल्कुल, उसकी वो बिल्कुल, मिसाल दे। बिल्कुल। थोड़ा सा कुछ आप कुछ किस्से बताइए उनके बारे में, इनकी दोस्ती के बारे नहीं, में, मैं जैसे फिर हम उस पे असली उस जी, पे आएंगे जी, कि जी। डकैती कैसे हुई थी और जी। तो अशफाक और बिस्मिल दोनों दोस्त थे, बल्कि एक हमारे कवि हुए हिंदी के शलभ श्री राम सिंह, उनकी एक नज़्म है अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती पर, कि वो मैं सुना देता हूँ कि हिंदुस्तान की शान है अशफाक और बिस्मिल, दो जिस्म है एक जान है अशफाक और बिस्मिल, उस कौम को बेड़ी कोई पहना नहीं सकता जिस कौम पे कुर्बान है अशफाक और बिस्मिल, जिसकी हर एक धुन में है मिल्लत की रागिनी, उस बांसुरी की तान है अशफाक और बिस्मिल। तो अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती ऐसी थी, और ये ऐसी मिसाली दोस्ती थी कि एक ज़माने में जब ये दोनों बहुत कम उम्र के ही थे, यानी 1921 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें ये दोनों साथ में गए, फिर वहाँ इन्होंने एक तरीके से जो भूमिका निभाई, उसके बाद ये वापस आए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जब कायम हुआ तो यूपी में पूरी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली, सारा काम इन्होंने किया। जो द रिवोल्यूशनरी नाम का जो पर्चा था जिसे शशीन्द्र नाथ सान्याल ने लिखा था, उसकी तकसीम में पूरी इनकी जिम्मेदारी रही। तो एक तरीके से उस ज़माने में जब काकोरी एक्शन हुआ भी नहीं था, उस ज़माने में भी इनकी जो दोस्ती थी ये पूरे मुल्क में जो मुहिबान वतन हैं उनके बीच चर्चा का मौजू थी। तो इस तरह की मिसाली दोस्ती। अच्छा, इसमें जैसे 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें राजेंद्र नाथ और अशफाक और बिस्मिल, तो ये जी जी, तो इन 4 लोगों का रोल क्या कुछ ज़्यादा था क्या कि इनके खिलाफ सबूत ज़्यादा मिल गए थे? नहीं, देखिए इसमें यही तो काकोरी के मुकदमे की सबसे जो ट्रेजेडी है वो ये है कि मसलन रोशन सिंह जो थे उनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं था। जो काकोरी एक्शन जिसे हम कहते हैं उस वाक़ये में तो रोशन सिंह शामिल भी नहीं थे, यानी जो दूसरी पॉलिटिकल डकैतियाँ हुई थी उनमें से वो शामिल थे रोशन सिंह जी, और उसमें भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एक गवाह ने एक मुकदमे में, जो कि काकोरी एक्शन का मुकदमा नहीं था, उसमें ये कहा था कि इनसे मिलती जुलती एक आवाज़ मैंने सुनी। ये भी नहीं कहा कि मैंने रोशन सिंह को देखा, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों के मन में दहशत इतनी थी क्रांतिकारियों की कि उन्होंने रोशन सिंह को भी इस मुकदमे में, काकोरी एक्शन में जिसमें वो शामिल भी नहीं थे, उसमें फांसी की सज़ा सुना दी। और यही वजह है कि जब अदालत में ये लोग फैसला सुन रहे थे, जब रोशन सिंह को फांसी की सज़ा हुई तो ये सब हैरान रह गए। मतलब इनको यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इनको तो यकीन था कि रोशन सिंह बरी हो जाएंगे। तो ज़्यादा कम की तो कोई ऐसी बात नहीं थी, बस उन्होंने एक तरीके से वहाँ कोई कानून का पालन नहीं हो रहा था। वो सिर्फ एक बज़ाहिर एक ज़ाहिरी तौर पर ये प्रिटेंड किया जा रहा था कि हम बड़ी एक तरीके से इंसाफ पसंद निज़ाम है हमारा और हम मुकदमा चला रहे हैं, और सज़ा वैसा नहीं था। बहुत ये काकोरी एक्शन की जब ये शुरुआत हुई थी, ये लोग लखनऊ आने वाला था और उससे पहले ही प्लान किया गया था कि काकोरी में इसको जो है लूटा जाएगा। जी, जी। वहाँ कैसे क्या हुआ था? नहीं, तो वो तो ये लोग काकोरी में गाड़ी में चढ़े और फिर ये इनका प्लान था कि काकोरी और लखनऊ के बीच में, अब तो बहुत बस गया, बहुत चीज़ें हो गई, लेकिन उस ज़माने में, और ट्रेन से तो खैर अभी भी जाएंगे तो बीच का एक काफ़ी वीराना हिस्सा पड़ता है, तो एक जगह इन्होंने तय की हुई थी कि यहाँ पहुँचेगी गाड़ी तो उसको लूट लिया जाएगा। तो जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँची, चेन खींची गई, फिर वो बक्सा बहुत भारी था। वो बक्से अभी कुछ बरस पहले इंडियन रेलवे ने बंद किए हैं, मतलब अभी तक तो इस्तेमाल में थे। तो आप सोचिए कि कुछ मिनटों में इतने बड़े बक्से को, चलती ट्रेन को रोकना, बक्से को गिरा लेना, तोड़ देना, ख़जाना लूट लेना, भाग जाना, इसके लिए किस लेवल की प्लानिंग, किस लेवल की कुशलता और किस लेवल का जुनून चाहिए होगा। यानी ये तो सीधे सीधे टक्कर थी ना अंग्रेज़ी निज़ाम को। अच्छा, ये जो चारों जर्मन उनके पास मौजा थे उस वक्त, तो ये पहले से कहीं लूटे गए थे क्या? इनकी क्या कहानी? नहीं, तो ये तो हथियारों का तो ऐसा है कि
क्रांतिकारी आंदोलन जब काम कर रहा था तो क्रांतिकारी दल की जो जिम्मेदारियां होती थी, ख़ास तौर पे उसमें जो चीज़ें सीखना क्रांतिकारियों के लिए ज़रूरी होता था, उसमें ये सारी चीज़ें रहती थी कि हथियार पता करना, उनको ख़रीदना, उनको बेचना। बल्कि हथियारों के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी आंदोलन में पैसे की ज़रूरत थी वो तो हथियारों के लिए ही थी। तो हथियार तो रहते थे इनके पास, वो अलग अलग तरह से कुछ कुछ काम करके हथियार भी इकट्ठा करते थे। तो इनके पास पिस्तौलें भी थीं, बंदूकें भी थीं, छेनी हथौड़ी भी लेकर के गए थे, कुल्हाड़ी भी। अंततः अशफाक ने कुल्हाड़ी से ही वो उसको तोड़ा। तो ये सब तो पूरी तैयारी से गए थे। मतलब वो एक ऐसा नहीं था कि कई बार हम लोग समझते हैं कि यंग लोग थे। अच्छा, सबसे इसमें एक और बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट वो है कि जो अंग्रेज़ों की तरफ से वकील थे, जो सरकारी वकील थे, वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके नाम पे वो रोड है, रिफाया आम क्लब जिस पे है, वो बताइए ज़रा। नहीं, तो वो जगत नारायण मुल्ला जी थे। वो बड़े वकील थे उस ज़माने के, बड़े आलिम फाजिल थे, उर्दू के बड़े अच्छे जानकार थे और सरकारी वकील भी थे। तो उनके बारे में पहल ये सुना गया कि वो चूँकि लिबरल पार्टी उस ज़माने में थी, उसके मेंबर भी थे वो, तो उनके बारे में सुना गया कि पहले वो क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ेंगे, फिर बाद में वो उधर चले गए चूँकि उनको शायद रकम ज़्यादा ऑफ़र हुई थी। तो बहरहाल उनकी बिस्मिल से बड़ी चलती रही एक तनातनी और चश्मकें होती रहीं, लेकिन अंततः ये हुआ कि फांसी हुई। तो ये मुखबरी कैसे हुई थी, इन सब के नाम जो पता चले थे? उसमें देखिए बहुत ये जो जब गिरफ्तारियां हुई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, सिर्फ मुखबरी की बात नहीं थी। असल में क्या हुआ कि बहुत सारी उसमें गलतियां भी हुई। मतलब एक्शन तो वो कामयाब रहा, लेकिन जब तफ्तीश शुरू होती है, जब जांच शुरू होती है, तो उसमें फिर कई सारी चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती हैं जिसमें निशानदेही हो जाती है। तो उस तरह से उसमें मुखबरी का भी केस था, उसमें कुछ सबूत भी छूट गए थे, उसमें कुछ डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात भी थी। तो उसका फ़ायदा उठा के फिर सितंबर 1925 में एक साथ फिर पूरे मुल्क में छापेमारी हुई और तमाम सारे लोग गिरफ़्तार किए गए। फिर मुकदमा चला तो मुकदमे में कुछ लोग इकबाली गवाह बन गए, कुछ अप्रूवर बन गए, फिर उस तरह से वो हुआ। तो कुल मिला के एक ऐसी बात आई। लेकिन मतलब क्या बताते, लखनऊ वाले क्या बताते थे कि जब वो पेशी के ऊपर आते थे क्रांतिकारी, हज़ारों का मजमा इकट्ठा। ये असल में क्या है, ये बहुत बाद की बात है। शुरू में तो कोई भी नहीं आता था, बल्कि इस बात को लेके क्रांतिकारियों में बड़ा गुस्सा था लखनऊ को लेके। यानी बाकायदा क्रांतिकारियों ने अपनी किताबों में इस बात को लिखा है कि हमें लखनऊ शहर के ऊपर बड़ा गुस्सा आता था कि कैसे लोग हैं यहाँ, कि हम तो मतलब इस तरह से बिल्कुल जान लुटाने को तैयार हैं और हमें जज्बे के तौर पे भी उस तरह का साथ नहीं मिल रहा। फिर खैर बाद में चूँकि मुकदमा चलता रहा और एक माहौल बनने लगा और कुछ अखबार भी लिखने लगे, तो उस वजह से फिर बाद में वाकई में वो हुआ जो आप कह रहे हैं। यानी कि ख़ास तौर पे जब जिस दिन फाइनल जब मुकदमे में जब फैसला सुनाया जाना था, तो उस दिन ये कहा जाता है कि जेल से लेकर और अदालत तक, यानी जीपीओ में पूरे दोनों तरफ सड़क के लोगों का रेला था और नारे लग रहे थे और उस तरह का एक मामला था। तो वो ऐसी बात थी। तो हमारे जो देखने सुनने वाले हैं उनको ये बताइए, दो चीज़ें आपसे और जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी की इसमें क्या भूमिका थी, और इन चारों लोगों को अलग अलग जगहों पे फांसी दी गई, थोड़ा सा उस फांसी के बारे में भी, बिस्मिल और अशफाक के बारे में। जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी एक्शन में शामिल थे, बल्कि वो ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों की दोनों पीढ़ियों में काम किया। यानी कि अशफाक बिस्मिल की जो पीढ़ी थी वो भगत सिंह वाली पीढ़ी से सीनियर थी, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जूनियर साथी थे काकोरी एक्शन में। और काकोरी एक्शन के बाद सारे लोग तकरीबन सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, उनके पास एक ऐसा हुनर था, वो चकमा देने के माहिर थे। तो उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, वो अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आए। वो काकोरी के बाद चले गए ओरछा, झांसी गए, फिर यहाँ रहे, वहाँ रहे, ग्वालियर चले गए, फिर तमाम चीज़ें रहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि जब अशफाक बिस्मिल को जब फांसी हो गई, HRA का दोबारा गठन हुआ, फिर HSRA हो गया, फिर भगत सिंह की पीढ़ी के साथ भी, तब तो वो उसके खैर कमांडर इन चीफ ही हो गए थे। तो एक तो ये भूमिका थी चंद्रशेखर आज़ाद की। और जो फांसी की बात है, वो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जब सज़ा सुना दी गई तो फिर ये कहा एक मसलहत के तहत कि चारों लोगों को एक जगह रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अंग्रेज़ उन्हें छुड़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये लोग इतने तेजस्वी लोग हैं
कि बहुत दिनों तक इनको मतलब कैद में रख पाएँ, इतनी भी वो नहीं कि डरते बहुत थे अंग्रेज़ इनसे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि चंद्रशेखर उसको बिस्मिल को गोरखपुर जेल भेजा, अशफाक को फैज़ाबाद जेल भेजा, रोशन सिंह को मलाका जेल भेजा और लाहिड़ी को गोंडा जेल भेजा। और फिर वहीं पर इन लोगों को फांसी हुई। 19 दिसंबर को इन लोगों को ही है, इन तीनों को, रोशन सिंह, अशफाक और बिस्मिल को, और 2 दिन पहले 17 तारीख को लाहिड़ी को फांसी हुई है गोंडा जेल में। जी। अच्छा, बिस्मिल ने जेल में कुछ कागज़ मंगवाए थे जी। और उसके बाद फिर उन्होंने जो अपनी तरफ से लिखना था, उसके अलावा उन्होंने फिर वहीं पे बताते हैं अपनी बायोग्राफी लिखी। जी। उसमें कुछ बातें ऐसी थी कि उसके बाद जो नई पीढ़ी थी उसको बिल्कुल टच कर गई थी। उसके अगर कुछ रोशनी डाल सकते हैं तो। नहीं, उसमें अशफाक ने भी और बिस्मिल ने भी और ज़्यादातर जिन लोगों ने अपना आत्मकथ्य लिखा है, एक बात सब में कॉमन है कि सबने जो सपना देखा वो एक ऐसे भारत का था जिसमें इत्तिहाद हो, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई तफरीक ना हो, और गरीबों और अमीरों के बीच की जो तफरीक है वो भी मिट जाए। यानी इन सब ने, अगर हम रेवोल्यूशनरी पर्चे को देखें, जब काकोरी का मुकदमा चला तो उसमें रेवोल्यूशनरी की तकसीम का भी एक केस शामिल था। तो उसमें भी यही बात है कि एक ऐसा समाज हम बनाएंगे कि जिसमें सब बराबर हो। तो ये जो बात है ये अशफाक की लिखनी में भी है और ये बिस्मिल की उस आत्मकथा में भी है कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें सब बराबर हो। तो ये बहुत ख़ास बात है और यही अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती का भी पैगाम यही है, काकोरी एक्शन का भी पैगाम यही है कि काकोरी एक्शन है क्या। काकोरी एक्शन तो हमारे लिए एक मिसाल है कि जब देश की बात आएगी तो अशफाक और बिस्मिल शाना बशाना होकर जान लुटा देंगे साथ साथ। ये है काकोरी एक्शन का पैगाम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और हमारी जो प्रदेश सरकार है, अभी 100 साल पूरे हो रहे हैं, बड़ा उसका जश्न भी मनाया जा रहा है। हम पैगाम देना चाहते हैं सबको, लेकिन जो क्रांतिकारियों का पैगाम था, क्या हम उस राह पे चल रहे हैं या कहीं कहीं कभी कभी भटक भी जाते हैं? ये देखिए, क्रांतिकारियों का पैगाम तो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। यानी जैसे हिंदी में कहते हैं ध्येय, तो वो हमारा ध्येय हो, यानी हमेशा हमारी चेतना की रहनुमाई करे, हमारे शऊर की रहनुमाई करे, ऐसा होना, ऐसा है वो चीज़। अब उसमें सरकार अपनी भूमिका निभा सकती है। ज़ाहिर तौर पे सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास प्लेटफॉर्म है, सरकार के पास उसके तरीक़े हैं। तो 100 साल हुए हैं तो 100 साल का सबसे बड़ा काम तो यही हो सकता है कि इस घटना को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए कि ये घटना बच्चे बच्चे को ज़बानी याद हो जाए। बिल्कुल। एक तो बात ये है। दूसरा, हम लोगों की भी इसमें एक भूमिका है। हम जैसे किस्सा गो या आप जैसे पत्रकार या छोड़े किसी भी काम को, एक आम शहरी के बतौर भी हमारी ये भूमिका है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वो पुरखे जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, ग़ुलामी की हवा में सांस लेना क्या होता है, ये आज हमें 75 साल हो गए तो हमें ज़रा दूर का तसव्वुर लगता है। हमें लगता है अरे बहुत दिन हो गए, 75 साल हो गए। ग़ुलाम हिंदुस्तान में सांस लेना ये एकदम अलग तसव्वुर था। ये जो आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में है ना, ये इस पे हमारे ऊपर इतना एहसान है इन पुरखों का कि वो जो बात है ना, जो क्रांतिकारी आंदोलन का बड़ा मशहूर गीत है कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद में आंसू कभी टपके जो रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। तो ये जो लोग जो ये 25 साल में, 29 साल में, 23 साल में जो फांसी चढ़ गए, क्या इनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि ये आराम से रहते और गाफिल हो जाते? वो भी अपने ये तो जानते थे कि जिस राह पे ये हैं तो इनको वो आज़ादी की रोशनी हो सकता है देखने को भी ना मिले, लेकिन उन्होंने ये काम किया किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो जब हमारे लिए ये काम किया गया तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम आभार महसूस कर सकें इनके प्रति। तो वह आभार हम सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, वो हमारे एक्शन में, हमारे अमाल में तो दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं काकोरी एक्शन के लिए, ये हमें ध्यान रखना होगा। जी। तो हिमांशु भाई, मतलब ये लगता है कि ये बातें तो कभी ख़त्म नहीं हो,
लेकिन अब इसको ख़त्म भी करना पड़ेगा क्योंकि वक्त की पाबंदी होती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तो इनका जो मैसेज इन्होंने दिया है, ये सिर्फ काकोरी एक्शन नहीं है, हमारे लाइव एक्शन भी होना चाहिए। तो बहुत बड़ा मैसेज है हिमांशु भाई का। दूसरा ये है कि काकोरी पे बात कर रहे हैं हम लोग, क्रांतिकारियों पे बात कर रहे थे आज, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग फिर से बात करेंगे हिमांशु भाई से। शुक्रिया। क्योंकि अगर आप जानते हैं ना कि लखनऊ, जिसको असली लखनऊ कहा जाता है, जहाँ वो फरिश्तों के पते मिलते थे, वो अब लखनऊ तो बहुत ज़्यादा जो है फैल चुका है। पूर्वांचल का पूरा इलाका, गोमती नगर का इलाका, नया लखनऊ। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कि वाकई लखनऊ क्या है, तो उसके लिए हिमांशु भाई की तरह लखनऊ जीना पड़ेगा, अपने अंदर लखनऊ को महसूस करना पड़ेगा। हम जल्दी लखनऊ से जुड़े बहुत सारे किस्सों पे, बहुत सारी बातों पे आपसे मुलाकात करेंगे। और हिमांशु भाई, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कहेंगे चलते चलते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।